आज हम लोग शैली स्टार्ट करते हैं। ओके, शैली की बायोग्राफी लिख लीजिएगा आप लोग। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि अब आपको ऑप्शनल नहीं, आपको देना है मेंस। मेंस मतलब लिखने की प्रैक्टिस। ठीक है। शैली वॉज बॉर्न इन नियर हॉर्सम। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हॉर्सम में। लिख लीजिएगा बर्थ प्लेस हॉर्सम, वेस्ट ससेक्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स में इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792। मेन पॉइंट आपको नोट करना है कौन सा? वेस्ट ससेक्स, नियर हॉर्सम, वेस्ट ससेक्स इन इंग्लैंड। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1792। His full name was Percy B.C. Shelley, P-E-R-C-Y, Percy, B-Y-S-S-H-E। हाँ जी सर, क्या पढ़ा रहे हैं आप? शैली। ठीक है। पर्सी बायसी शैली, SHELLEY, पर्सी बायसी शैली। हिज पेरेंट्स वर, इनके पापा कौन कौन थे? टिमोथी शैली, TIMOTHY, टिमोथी शैली पापा। फादर आप लिख लीजिए, फादर कर दीजिए और लिख लीजिए आगे टिमोथी शैली, SHELLEY। एंड एलिजाबेथ, मदर एलिजाबेथ शैली, ELIZABETH, एलिजाबेथ। His father was a Whig member of Parliament. Whig member वो सांसद थे, जैसे अपने यहाँ सांसद होते हैं वैसे वो सांसद थे। और किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे विग पार्टी से। ठीक है, विग पार्टी से बिलोंग करते थे और वो क्या थे? एक सांसद थे। एक सांसद थे और बिलोंग करते थे किस पार्टी से? विग पार्टी से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन से उसके पार्टी के? विग पार्टी के। शैली गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम ईटॉन कॉलेज, ETON। मेन पॉइंट बस आप मेंशन करते जाना, बाकी बाद में आप नोट्स बनाना, लेकिन क्लास दौरान आप पॉइंट मेन मेंशन करते चले जाओ। एजुकेशन लिख दीजिए और एजुकेशन बाद लिखिए ईटॉन कॉलेज, ETON, ईटॉन कॉलेज। ओके। एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो इन्होंने किया था ऑक्सफोर्ड से किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब ग्रेजुएशन इनका जो हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? ऑक्सफोर्ड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है उसको देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड, इन ऑक्सफोर्ड ही रोट अ पोएम। इन्होंने एक पोएम लिखा था, अ नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। अ नेसेसिटी ऑफ एथीज्म एक पोएम लिखा था इन्होंने, और ये जो पोएम इन्होंने लिखा था वो ऑक्सफोर्ड में ही लिखा था। ये पोएम कहाँ पे लिखा था? ऑक्सफोर्ड में। द नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ATHIESM, एथेइज्म, आवश्यकता, राष्ट्रवाद की आवश्यकता। ये कट्टर राष्ट्रवादी थे। कट्टर मतलब कि आप कह सकते हो कि कट्टर देश को प्रेम करने वाले थे ये। ठीक है। पहला जो इनका पोएम था वो कौन सा था? द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, एंड वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज इन 1811।
इनको 1811 में कहाँ से निकाल दिया गया? ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ये पैम्पलेट था, जो पोएम था, अ नेसेसिटी ऑफ एथीज्म लिखा था, इसकी वजह से इनको कहाँ से निकाल दिया गया? ऑक्सफोर्ड से। किस सन में निकाला गया? 1811 में। ओके, फर्स्ट पोएम द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, इसकी वजह से इनको कहाँ से बाहर कर दिया गया? ऑक्सफोर्ड कॉलेज से। हिज फर्स्ट वर्क वॉज एक गोथिक नॉवेल है। इनका जो पहला वर्क है वो एक गोथिक नॉवेल है, और उस गोथिक नॉवेल का नाम है जेस्ट्रोजी। गोथिक नॉवेल का क्या नाम है? जेस्ट्रोजी, JAS लिख लीजिएगा, फर्स्ट गोथिक नॉवेल। फर्स्ट गोथिक नॉवेल जेस्ट्रोजी, JASTROZZI, जेस्ट्रोजी। फर्स्ट जो गोथिक नॉवेल है इनका है जेस्ट्रोजी, 1810 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिएगा, सैली वॉज मस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई विलियम गॉडविन। अब आप लिख दीजिए कि प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? विलियम गॉडविन से। अ फिलोसफर ऑफ अनार्की, विलियम गॉडविन कौन है? अ फिलोसफर ऑफ अनार्की, अराजकता का दर्शन, मतलब अराजकता की बातें करते हैं, अराजकता की बातें करने वाले एक फिलोसफर है। इन्हीं से भाई साहब बहुत प्रभावित थे। कौन? सैली। किससे प्रभावित थे? गॉडविन से। ठीक है, ये उनको गुरु बना लिए कि भाई देखो तुम हमारे गुरु बन जाओ, हम तुम्हारे चेले बनेंगे, और हम भी क्या बोलते हैं, जिस चीज़ से तुम प्रभावित हो, जिस चीज़ का तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो, हम भी इसी चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे। ओके, चलिए, सैली बिकम अ डिसाइपल ऑफ गॉडविन। डिसाइपल ऑफ गॉडविन, किसके चेले बन गए? गॉडविन के चेले बन गए। एंड इन 1814 ही इलोब्ड विथ हिज डॉटर मैरी गॉडविन। 1814 में 1814 का समय आता है, और 1814 में ये किसके साथ भाग जाते हैं? मैरी गॉडविन, MARRY, मैरी गॉडविन, GODWIN, मैरी गॉडविन। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में मेंस लिखने के लिए सबसे बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप में स्पेलिंग एरर आप नहीं करोगे। अगर आप स्पेलिंग एरर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, उसको फिर कोई नहीं बचा सकता है। आगे बढ़े जी। दिस टाइम सैली वॉज अ मैरिड मैन। अब सैली क्या हो चुके हैं? एक शादीशुदा व्यक्ति हो चुके हैं। भाई साहब जाते हैं 1814 में, मिलते हैं एक दर्शन, जो अनार्की के दर्शन का ज्ञान देने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम है विलियम गॉडविन। उनके पास जाते हैं, उनके दर्शन से बहुत प्रभावित होते हैं। उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई देखिए गुरुजी, आप हमारे गुरु और हम आपके चेले, हम भी क्या बोलते हैं कि आपको फॉलो करेंगे, और आप उनको क्या बोलते हैं, गुरु ज्ञान दीजिए। गुरु ज्ञान देते लेते इन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी की बेटी को ही भगा लिया। ठीक है, दिस टाइम सैली वॉज इलोप्ड विथ हैरियट वेस्टब्रुक एंड मैरिड विथ हर 1811। एक और घटना इन्होंने अंजाम दिया था 1811 में, जब इनकी काफ़ी छोटी उम्र थी। 1811 92 में इनका जन्म हुआ था, तो 92 से 8 साल इधर हो गए, 10-18 साल हो गए, और 21 साल की उम्र में ना, 20-21 साल की उम्र में हैरियट वेस्टब्रुक, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैरियट HARRIAT, हैरियट वेस्टब्रुक, WEST वेस्ट,
WOK वेस्टब्रुक। हैरियट वेस्टब्रुक नाम की एक लड़की है, HARRIAT हैरियट, WEST वेस्ट ब्रुक BROOK ब्रुक एंड मैरिड विथ हर 1811 में इन्होंने शादी किया था हैरियट वेस्टब्रुक से, ओके। और 1814 में ये शादी करते हैं मैरी गॉडविन से। मैरी गॉडविन देखो थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप की लड़की थी, वो अपने पापा के जो सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थी वो, और अपने पापा को काफ़ी डीपली फॉलो करती थी। हुआ क्या कि जब ये मैरी सैली से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये काफ़ी प्रभावित होते हैं उसकी विचारधारा से, और उससे जब प्रभावित होते हैं तो इनका मतलब की प्लान होता है यार कि मैं ना मैरी से शादी कर लूँ। लेकिन ऑलरेडी ये शादीशुदा थे, हैरियट वेस्टब्रुक के साथ इन्होंने शादी कर लिया था, तो थोड़ा दिक्कत आती है। उसके साथ इसका अफेयर चल रहा होता है, हैरियट वेस्टब्रुक उसमें प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है सैली का। हैरियट को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो छोटी लड़की थी, कॉलेज की लड़की थी, ऐसे ही उसका अफेयर हो गया इनके साथ में। थोड़ा दिखते अच्छे थे, ये देखने में बड़े हैंडसम दिखा करते थे, क्यूट दिखा करते थे, ओवल साइज का मुंह था, गोरा सा, तो बड़े अच्छे दिखते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हैरियट इनसे काफ़ी इंप्रेस हो गए और उसने क्या बोलते शादी कर लिया, भाग करके दोनों ने शादी कर लिया थे लोग करके। जब हैरियट देखती है कि यार मैं इनके चक्कर में अपना घर छोड़ करके आई और ये भाई साहब किसी और के साथ में चक्कर चला रहे हैं, तो उसको काफ़ी दुख होता है, उसका दिल टूट जाता है। और फिर वो क्या करती है कि वो एक तालाब में एक वहाँ पे एक झील में कूद करके वो अपनी जान दे देती है। हैरियट डाइड इन 1816, सैली मैरिड मैरी गॉडविन जस्ट आफ्टर 20 days ऑफ हैरियट। वो इंतज़ार ही कर रहे थे यार कि ये जो मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम फंस करके आई है, बन करके आई है हैरियट वेस्टब्रुक, अगर ये मर जाती तो हम क्या बोलते हैं कि दूसरी शादी कर लेते। और उसके फिर हुआ क्या कि तुरंत हैरियट वेस्टब्रुक की डेथ हो जाती है 1816 में। और ये क्या बोलते हैं कि तुरंत उसके 20 दिन के बाद 1811 में शादी किए थे, और 1816 में क्या बोलते हैं कि वो मर जाती है 5 साल के बाद। 1814 में उसकी शादी के दौरान ही, जिसमें ये हैरियट वेस्टब्रुक के साथ शादी किए थे 1811 में, लेकिन 1814 में शादी के साथ ही, शादी तो किए थे हैरियट वेस्टब्रुक से ही 1811 में, लेकिन 1814 में ये शादीशुदा थे, फिर भी ये क्या बोलते हैं कि मैरी गॉडविन को भगा ले गए थे। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के हैरियट वेस्टब्रुक ने आत्महत्या कर लिया, और जिसमें वो आत्महत्या की तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, आगे बढ़े। हेलो, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए 1818 में लिख लीजिएगा, ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। 1818 में सेटल्ड इन पीसा, ये पीसा में जाकर सेटल हो गए। अठारह सौ 18 में ये पीसा में सेटल हो गए, ठीक है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सैली की इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब अगर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सैली अगर आप जानते रहेंगे तो थोड़ा सा आप चीज़ों को आंसर राइटिंग के समय थोड़ा सा आप चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे, मतलब बेहतर इंप्रेशन दे पाएंगे। एग्जामिनर को देखिए माल चाहिए, उसमें कितना आप मटेरियल डाल रहे हो, कितना आप बढ़िया सूजी का हलवा अगर आप बना रहे हो तो कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप डाल रहे हो, कितने बढ़िया फैक्ट आप डाल रहे हो, तो फैक्ट्स उसको चाहिए। कितना आप क्या बोलते हैं माल को वो डाल रहे हो, ऐसे सादा सादा बस चीनी डाल करके बस बना देंगे आप हलवा तो वो जमेगा नहीं है, वो फिर वैसे सारे लोग लिखेंगे, उसमें डिफरेंस कहाँ हो रहा है। जब आप वही सेम मटेरियल डाल करके जो सारे लोग डाल रहे हैं वही सेम मटेरियल आप डाल करके क्या बोलते हैं हलवा बना रहे हैं, तो कहाँ से डिफरेंट हो रहा है। मुझे याद है कि एक टॉपिक दिया था उसमें मृदा अपक्षयण आया था, तो भूस्खलन से रिलेटेड आया था, तो मैंने क्या किया भूस्खलन से रिलेटेड जो था टॉपिक उसी में मैंने ऐसे लिख दिया था। और मेरे जो दोस्त दो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ था, देव सर और सद्दाम भाई, दो लोगों के जिनका सिलेक्शन हुआ था, इन लोगों ने विज्ञान पे लिखा था। विज्ञान पे जो एस्से लिखा गया था वो काफ़ी टफ था, वो पॉइंट काफ़ी टफ था, उस पर लिखना, उसको मेंशन करना, उस पर राइटिंग करना काफ़ी टफ था। लेकिन उन्होंने टफ वाला रास्ता चुना और मैंने क्या इजी वाला रास्ता कहाँ, चलो ठीक है भूस्खलन है, ये बारिश होती है पैरों के उससे, भैंस के खुर से, भूस्खलन वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे करके सब लिख डाला था, आव भाव चाव बहकाया था। तो
बहकाया तो उसी की वजह से फेल भी हो गया। मतलब बता रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ कहाँ से हुई थी, एक एग्ज़ाम फेल इंसान होता कैसे है, मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। क्वीन मैब, इनका पहला वर्क है क्वीन मैब। क्वीन मैब 1813, लिख लीजिएगा पॉइंट, लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाइए, स्पीड थोड़ा बढ़ा करके, क्योंकि अगर वही बच्चों वाला खेल खेलेंगे तो थोड़ी ना सिलेक्शन होगा यार। आपको 3 घंटे में कम से कम 40 पेज लिखना है, बच्चों वाला खेल खेलेंगे थोड़ी सिलेक्शन होगा। क्वीन मैब 1813। अगला वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818। क्वीन मैब 1813, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818। द विच ऑफ एटलस, तीसरा वर्क है द विच ऑफ एटलस 1824। द विच ऑफ एटलस 1824। एडोनिस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो कि आज तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एडोनिस, ADONAIS, एडोनिस 1821। नोट्स बनाते जाइए आप लोग। एडोनिस 1821। नेक्स्ट है ओड टू द वेस्ट विंड 1820। ओड टू द वेस्ट विंड 1820। नेक्स्ट वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री का बचाव। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, क्रिटिकल राइटिंग है, क्रिटिकल राइटिंग रिटर्न वर्क, क्रिटिकल वर्क रिटन इन 1821। डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है इनका एक क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म का वर्क है, क्रिटिकल वर्क रिटन इन 1821। नेक्स्ट है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ TRIUMPH, TRIUMPH, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ 1822। आप लोग जैसे लाइव क्लास लेते हो प्रयागराज या किसी जगह पे, सेम वैसी चीज़ मैंने किया है, लेकिन हाँ अब आपके ऊपर है डिपेंड कि आप चालाकी करते हो फिर आप लिखते हो। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आप सही हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर आपकी दिक्कत है। तब कलम नहीं चलाएंगे तो कलम चलेगा भी नहीं, याद रखिएगा। ट्रिम्फ ऑफ लाइफ 1822। रिटन पब्लिश्ड लिख लीजिएगा 1824। पब्लिश्ड 1824। और उसके आगे ये भी लिख लीजिएगा अनफिनिश्ड वर्क। अनफिनिश्ड वर्क, एन अनफिनिश्ड वर्क, ये अपूर्ण वर्क है, ये जरूर पूछेगा। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एक अपूर्ण वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क। मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ये अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। पीटर बेल द थर्ड, पीटर बेल द थर्ड एक पैरोडी है ये, अ पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ पीटर बेल। वर्ड्सवर्थ साहब का जो पीटर बेल है उसी की पैरोडी है। वर्ड्सवर्थ साहब का जो पीटर बेल है उसी की पैरोडी है ये।
ओके। पीटर बेल द थर्ड, वर्ड्सवर्थ साहब की जो पैरोडी है उसी का, वर्ड्सवर्थ साहब का जो वर्क है पीटर बेल, उसी की पैरोडी है। नेक्स्ट है द मास्क ऑफ अनार्की, द मास्क ऑफ MASQUE, द मास्क ऑफ अनार्की, द मास्क ऑफ अनार्की 1819 में है ये वर्क। पब्लिश्ड 1862 में, पब्लिश्ड 1862 में, 1862 में यह वर्क पब्लिश होता है और लिखा जो गया था मास्क ऑफ अनार्की, ये 1819 में लिखा गया था। महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, लिख लीजिएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी लाइक्ड दिस बुक वेरी मच। महात्मा गांधी जो थे इस बुक से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी लाइक्ड दिस बुक वेरी मच, महात्मा गांधी इस बुक से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड, PROMETHEUS, प्रोमेथियस, UNBOUND, अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड पब्लिश्ड 1820, पब्लिश PUB लिख लीजिए, PUB पब्लिश 1820। उसके नीचे छोटा सा पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा कि जानरा कौन सा है। ये जानरा है एक लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथियस अनबाउंड एक ये लिरिकल ड्रामा है जो कि बिबिलिकल मिथ से रिलेटेड है, बिबिलिकल मिथ से रिलेटेड है। ये एक लिरिकल ड्रामा है ये ना, प्रोमेथियस अनबाउंड। ओके, नेक्स्ट वर्क है द सेंसी, द CENCI, सेंसी, अ ट्रेजेडी, पब्लिश्ड इन 1819। एक ट्रेजेडी है ये, 1819 में पब्लिश हुआ था। द सेंसी, अ ट्रेजेडी, पब्लिश इन 1819। एक ट्रेजेडी है ये, 1819 में ये पब्लिश हुआ था। मैं कंप्लीट नोट्स बनवाऊंगा, आप लोगों को नोट्स एक भी नहीं दूंगा, आपको लाइव क्लास में आकर नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं, लाइव क्लास में अगर आप 1 घंटे का समय नहीं दे सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का, तो फिर आप पढ़ाई वढ़ाई रहने दीजिए, करने का क्या मतलब है। आपको हर चीज़ फास्ट वे में चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सम अदर पोएम्स मेंशन करिएगा, सम अदर पोएम्स। लव्स फिलॉसफी, सम अदर्स पोएम्स में लिखिएगा लव्स फिलॉसफी, लव्स फिलॉसफी। अगला है अलाइनमेंट, LAMENT, अलाइनमेंट। नेक्स्ट स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन, STANZAS, स्टेंजास, स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन। स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन,
JECTION, ओzymandias, OZYMANDIAS, OZYMANDIAS। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिखवा रहा हूं आप लोगों को। अगला है इपिचिडियन, EPICHYDION, ये झारखंड गवर्नमेंट लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। इपिचिडियन, EPICHYDION, इपिचिडियन। नेक्स्ट है टू आ स्काईलार्क, टू आ स्काईलार्क। ये बड़ा गजब का पोएम है, सिलेबस में है, ब्ली द बर्ड्स। बड़ा गजब का पोएम, बड़ा प्यारा सा पोएम है। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे ना आनंद आ जाएगा। कल इस पोएम को पढ़ाएंगे, कल कंप्लीटली इस पोएम को पढ़ाया जाएगा, टू आ स्काईलार्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सैली डाइड ऑन, डेथ लिख लीजिए, डेथ करके, जुलाई 8, 1822। जुलाई 8, 1822। वाइल सेलिंग, सेलिंग SAILING, वाइल सेलिंग a small boat Ariel, while sailing a small boat Ariel, ARIEL। ये एरियल जो है क्या बोलते हैं, वहाँ शेक्सपियर साहब से लिया था इन्होंने, शेक्सपियर का जो वो है उससे। ये डॉन जुआन, वो उनका जो वर्क है, ये बारन साहब इनका बोट था और उसी को सेल कर रहे थे, तीनों लोग आ रहे थे। तो एरियल जो था एक्चुअली ये बारन साहब का बोट था, जो कि डॉन जुआन से इफेक्टेड था, डॉन जुआन से प्रभावित था। और उसका मतलब उसके प्रेम में इन्होंने उस बोट का नाम रखा था एरियल बोट। बोट का नाम था एरियल, ARIEL, एरियल। एट द इटालियन कोस्ट, कहाँ पर, इटालियन कोस्ट, ITALLIAN, इटालियन कोस्ट, COAST, कोस्ट। इन द गल्फ स्पेंजिया, GULF, गल्फ स्पेंजिया, GULF SPEZIA, स्पेंजिया, गल्फ स्पेंजिया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज बॉडी वॉज क्रीमेटेड, CREMETED, हिज बॉडी वॉज क्रीमेटेड इन इटाली। उनकी बॉडी कहाँ पे क्रीमेटेड की गई, इटाली में, ITALLY, इटाली। 22 फ्रेंड्स, कौन कौन से फ्रेंड्स उनके थे जिन लोगों ने उनके बॉडी का दाह संस्कार किया? बायरन, लिख लीजिएगा, बायरन, BYRON, बायरन, बायरन, हंट, HUNT, हंट, एंड TRELA WNY, ठीक है। ही वॉज बरीड आल्सो, देखो उनको दफनाया, उनको जलाया भी गया, उनका दाह संस्कार भी होता है और दाह संस्कार के बाद उनको क्या बोलते हैं, दफनाया भी जाता है। दोनों चीज़ हुआ है। दाह संस्कार इसलिए क्योंकि उनकी जो पोएम थी ओ टू द वेस्ट विंड, जो उन्होंने कहा कि मैं तेरे जैसा क्या बोलते हैं, मुझे भी क्या बोलते हैं अपने साथ उड़ा ले चल, ओ वेस्ट विंड, मुझे भी कुछ नए क्या बोलते हैं विचारधाराओं से परिपूरित कर दे, मुझे भी क्या मेरे अंदर कुछ नई विचारधाराएँ आ जाए। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं कि उनको जलाया भी जाता है और उसके बाद उनको दफनाया भी जाता है, ठीक है। चलिए, ही वॉज बरीड आल्सो इन प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, लिख लीजिएगा, PROTESTANT, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री,
CEMETERY, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में उनको बरी किया गया था। प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में इनको बरी किया गया था। रोम, ROME, रोम, नियर कीट्स ग्रेव, कीट्स साहब के बगल में, कीट्स जो जॉन कीट्स साहब हैं, कीट्स साहब के ग्रेव के जस्ट बगल में क्या बोलते हैं इनको, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में बरी किया गया था। ओके, जिनको सर्वर प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो बंद कर सकते हैं, वीडियो बंद कर देंगे ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनको लग रहा है हमारा डेटा खत्म हो रहा है। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि इलाहाबाद जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, रूम का किराया, कोचिंग का फीस, जो यहाँ पे चीज़ें जो 3500 रुपये में पा रहे हैं उसी की इसमें क्या बोलते हैं 12-12, 18-18 या 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं इलाहाबाद में। और प्रीलिम्स की तैयारी सारे करवाएंगे, मेंस की तैयारी कोई नहीं करवाएगा, मेंस के बारे में कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि GIC लेक्चरर के जब मेंस हमको दिया ना था तो पूरे इलाहाबाद हमने डाल करके देख लिया था, तो लोगों का पता क्या था, अरे भाई हम तो TGT PGT के पढ़ाने वाले, हमको क्या पता मेंस का कैसे क्या है, सबका यही था। लेकिन आज के समय में अरे नत्तू कह रहे हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, कुछ भी ऐसे आंसर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिकली, अगर आपके घर में अगर चीज़ें अगर अवेलेबल हो रही हैं तो थोड़ा सा डेटा पे और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पैसा खर्च कर दो। चलिए, द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव इज, एपिटाफ क्या लिखा है तो उसको लिख लीजिए, एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव इज, कॉरकॉडियम, COR, COR 2 बार, DIUM, कॉरकॉडियम, मतलब मीन्स हार्ट ऑफ हार्ट्स, HEART, हार्ट ऑफ हार्ट्स, दिलों का दिल। कॉरकॉडियम एपिटाफ पर लिखा है कॉरकॉडियम, CORDIUM, कॉरकॉडियम मतलब होता है हार्ट ऑफ हार्ट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें, चलिए। ऑन हिज ग्रेव 3 lines फ्रॉम टेम्पेस्ट आल्सो इंस्क्राइब्ड, ऑन हिज ग्रेव 3 lines from the Tempest also inscribed, टेम्पेस्ट की भी 3 लाइनें लिखी हुई हैं। लिखिएगा लाइन कौन सी है, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने की आप लोग। ऐसे लिखवाएंगे तभी तो प्रैक्टिस में आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा प्रैक्टिस में। बट डथ सफर a sea change, but doth suffer a sea change, but doth suffer a sea change. Okay, next, into something rich and strange, into something rich and strange,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अर्नाल्ड यूज द टर्म मेलोपोइक फॉर सैली। अर्नाल्ड यूज्ड द टर्म MELOPOEC मेलोपोइक टर्म फॉर सैली। मेलोपोइक टर्म फॉर सैली। मेलोपोइक टर्म फॉर सैली। अब मेलोपोइक का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ म्यूजिकल वर्ड्स। मास्टर ऑफ म्यूजिकल वर्ड्स। द कोरियर न्यूज़पेपर रोट ऑन हिज डेथ। कोरियर न्यूज़पेपर है, COURIER। कोरियर न्यूज़पेपर रोट ऑन हिज डेथ। कोरियर न्यूज़पेपर ने उनके डेथ पर क्या लिखा है उसको लिख लीजिएगा आप लोग। द कोरियर न्यूज़पेपर रोट ऑन हिज डेथ। इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, सैली द राइटर ऑफ सम इनफिडल पोएट्री। सैली द राइटर ऑफ सम इनफिडल पोएट्री हैज बीन ड्राउन्ड। हैज बीन ड्राउन्ड, DRAWNED, हैज बीन ड्राउन्ड। Sally, the writer of some infidel poetry, has been drowned. Now he knows. Now he knows. Now he knows whether देयर इज गॉड और नॉट। अब ससुरे को पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं है। जो बेवफा पोएट्री लिखता है, इनफिडल जो बेवफा पोएट्री लिखता है सैली, अब उसको पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं है। ये किसने लिखा? वहां की न्यूज़पेपर ने लिखा। कब? जिस रात वो मरे थे उस रात लिखा था। ठीक है। सैली इन हिज क्रिटिकल वर्क। सैली इन हिज क्रिटिकल वर्क लिखिएगा। सैली इन हिज क्रिटिकल वर्क Sally in his critical work A Defense of Poetry said, A Defense of Poetry said, A Defense of Poetry जो इनका क्रिटिकल वर्क है उसमें उन्होंने क्या कहा। आप लोग 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, लाइव आने के लिए सभी लोग 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि 4:30 बजे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए। Poetry are the unacknowledged, poets are the unacknowledged legislature of the world. Poets are the unacknowledged, UNACKNOWLEDZED, unacknowledged legislature, LEGIS, legislature
LATRES leisure of the world. LAGIS of the world. पोएट कैसा होता है? वो समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, Shelley with Byron and Keats is known as Shelley with Byron and Keats. Shelley with Byron and Keats Shelley with Byron and Keats is known as the poet of second generation. Is known as the poet of second generation. उसमें लिखिएगा यंग रोमांटिक पोएट्स, यंग रोमांटिक पोएट्स। Next, Shelley was a revolutionary poet. Shelley was a revolutionary poet, क्रांतिकारी पोएट थे, and also famous as a poet. Sorry, revolutionary poet and also famous as a poet. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सर लास्ट में क्या बोले? फेमस? फेमस एज अ पोएट, सिर्फ ओनली पोएट। ओके। नीचे लिखिएगा उसके इन्वर्टेड कामा में अ पोएट। ये कैसे पोएट हैं? एक तो रिवोल्यूशनरी पोएट है, दूसरे कैसे पोएट हैं ये? अ पोएट हु इंटेलेक्चुअलाइजेस, अ पोएट हु इंटेलेक्चुअलाइजेस INTELLECTUALIZES intellectualizes IZES द नेचर, जिसने कि नेचर में क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअलिटी देखा, जिसने कि नेचर में बुद्धिमत्ता भर दिया, शैली, वो पोएट है। अगला एक अंतिम पॉइंट लिखिएगा आज का, शैली के बायोग्राफी से रिलेटेड आज अंतिम पॉइंट में लिखवा रहा हूँ। बाकी ओ टू द वेस्ट विंड का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चालू कर दे रहा हूँ। अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली मुझे वापस भी जाना हो। कल से थोड़ा सा टाइम और बढ़ाता हूँ, 5 से 7 बजे तक का करता हूँ टाइम, ठीक है? कल से टाइम और बढ़ाता हूँ, 5 से 7 बजे तक का टाइम करता हूँ। कल लाइट वाइट की व्यवस्था मैं भी करके आऊँगा। Mahatma Gandhi often quotes, Mahatma Gandhi often quotes, 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 Mahatma Gandhi often quotes The Mask of Anarchy. महात्मा गांधी इसी के बारे में हम बात करते हैं। मास्क ऑफ अनार्की जो इनका वर्क है, महात्मा गांधी इसी के बारे में हम बात करते हैं।
है ना? ओके, चलिए ओट टू द वेस्ट विंड, नया हेडिंग डालिएगा, नया पॉइंट, ओट टू द वेस्ट विंड। उसके नीचे लिखिएगा कंपोज्ड इन 1819, कंपोज्ड 1819, पब्लिश्ड 1820, कंपोज्ड 1819, पब्लिश्ड 1820। दस तारीख के बाद से आप लोगों की क्लास का टाइम और बढ़ा देंगे, ठीक है? पहली तारीख से आप लोगों की क्लास थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, पूरा फुल कंप्लीट रिदम में आ जाएगा फॉर्म में। 10 तारीख के बाद से क्या बोलते हैं, क्लास का टाइम और बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे क्लास का टाइम, क्योंकि मेरा टारगेट है सिलेक्शन। और ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, एक ऐसा क्रांतिकारिक एग्ज़ाम है जो कि इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम के रिजल्ट तैयार कर देगा। मैं जान रहा हूँ ना कि अगर इसमें अगर कोई गड़बड़ाएगा, इसमें कोई अगर वो करेगा तो वो तुरंत के तुरंत क्या बोलते हैं कि KVS में, NVS में, EMRS में, अभी उसमें आ रहा है कोई AIII कोई है उसमें एटॉमिक वाला में, उसमें भी क्या बोलते हैं बहुत सारे हैं चांसेस, मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे आप लोगों के। मैं भी एग्ज़ाम देना चालू करूँ क्या एक बार फिर से, मज़ा आ जाए। मतलब ही क्या है यार सीट खराब करने का, कोई मतलब नहीं। मेरी वजह से पूरी ज़िंदगी किसी की एक लोगों की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। द पोएम वॉज कंपोज्ड इन इटाली, अच्छा हाँ ये सॉरी, पब्लिश्ड इन 1820 विथ प्रोमीथियस अनबाउंड, PROMETHIOUS, प्रोमीथियस अनबाउंड। क्वेश्चन आया हुआ है किसके साथ ये पब्लिश हुआ था, तो 1820 में ये प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ में पब्लिश हुआ था। ओके, द पोएम वॉज कंपोज्ड इन इटाली, कहाँ पे कंपोज्ड हुआ था ये, इटाली में। लिख लीजिएगा कंपोज्ड इन इटाली, कंपोज्ड इन इटाली, पॉइंट पॉइंट लिखिए आप लोग। द पोएम वॉज कंपोज्ड इन इटाली। अगर स्पीड अगर अच्छी है तो स्पीड बढ़ाइए, स्पीड अगर नहीं अच्छी तो स्पीड बढ़ाइए लिखने की। अब ऐसे काम थोड़े ना चलेगा, और स्पीड मैं ही बढ़वाऊंगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। डेली के डेली लिखवाऊंगा दबा के, खूब जम के खींच के आप लोग लिखिए, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी 4 से 10 दिन में। 4 से 10 दिन में देखिएगा आप लोग अभी जो हैं वो नहीं रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ और बन जाएंगे। 10 डेज़ लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़। 10 तारीख को 10 अगस्त को जब आप लोगों की क्लास और थोड़ी और स्पीड पकड़ेगी, तब समझ लीजिए कि आप लोग क्या बोलते हैं कि आप लोगों को एक अलग नया रूप देखने को मिलेगा। Total 5 stanza in the poem. There are total 5 stanza in the poem, 14 lines each. There are total 5 stanza in the poem, 14 lines each. The rhyme scheme of the poem is, ये important point है, the rhyme scheme of the poem is A B A dot B C B dot C D C dot D E D dot E E। A B A
BCB, CDC, DED, EE। सर ये सोनेट है। हाँ जी, ओड है ये। It is written in iambic pentameter style. It is written in iambic pentameter, terza rima, iambic pentameter, stanza form, and the stanza form is terza rima. It is written in iambic pentameter and the stanza form is TERZA RIMA, terza rima। जो क्लास आप लोग जा करके प्रयागराज में किसी क्लास में बैठ कर लोगे, वही क्लास आप अपने घर में अगर अनुशासित तरीके से बैठ रहे हो, अगर कैमरा ऑन कर लो तो एकदम सेम वही क्लास आप यहाँ पे ले रहे हो। कैमरा अगर ऑन कर लो तो आप जो क्लास क्या बोलते हैं कि घर पे आप बैठ कर लेते हैं, वो इस प्रयागराज में वही क्लास आप यहाँ पर ले रहे हैं। सेम वही कंडीशन, सेम वही चीज़ है, अगर आप पढ़े ढंग से तो ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं देते प्रयागराज में। जो गया होगा उसको पता होगा, जो नहीं गया होगा उसको हम बता रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ रेगुलर ओड। It is a regular ode in the form as each stanza has the same rhyming pattern. It is a regular ode in the form as each stanza has the same rhyming pattern. ओके, सभी लोग कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास में आएंगे और नोट्स बनाएंगे। जो भी पॉइंट बताया जाएगा उसका नोट्स बनाएंगे। राइटिंग से अगर आप बचेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे बैठ करके मंत्र जापेंगे। सर लास्ट का कौन सा लाइन है रेगुलर ओड के बाद? In the form regular ode, in the form as each stanza has the same rhyming pattern, the same rhyming pattern, the same rhyming pattern। जो लोग लिखने से बच रहे हैं ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कब तक बचोगे बाबू और कब तक? अगर नौकरी लेनी है ना तो कलम उठा लो, अगर नहीं उठाए हो तो अपने सत्यानाश कर रहे हो, किसी और का नहीं नुकसान कर रहे हो। ठीक है, अगर अभी तक कलम नहीं उठाए हो तो